नमस्कार। बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक क्विज। पहला प्रश्न आपके समक्ष है। समाचारों में रहा गार्जियन रिंग कार्यक्रम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? शनि एवं उसके छल्ले और चंद्रमा की जटिल प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करने हेतु नासा का एक कार्यक्रम, बृहस्पति के लघु आंतरिक चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए जापान अंतरिक्ष एजेंसी का एक कार्यक्रम, योग की एकीकृत शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ साथ कुछ देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बीच सहयोगात्मक अभ्यास की युवा मामले और खेल मंत्रालय का एक कार्यक्रम, जिसमें सभी पीढ़ियों की भागीदारी से भारतीय खेल प्रणाली को बढ़ावा दिया जाएगा। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा एक ईयर एंड रिव्यू यानी वर्षांत समीक्षा को जारी किया गया है। इसके तहत मंत्रालय के द्वारा अपनी उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया, जैसे कि वर्ष 2022 आयुष मंत्रालय के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष रहा, क्योंकि इसने न केवल राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर भी प्रभावी ढंग से अपने दृष्टिकोण और मिशन को मजबूत किया। यह वर्ष राष्ट्रीय के साथ साथ वैश्विक स्तर पर भी भारतीय चिकित्सा पद्धति के प्रचार प्रसार के लिए एक युगांतरकारी वर्ष रहा। इसके तहत भारत में पारंपरिक चिकित्सा के लिए WHO के एक वैश्विक केंद्र की स्थापना के साथ ही पहले वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का भी सफल आयोजन किया गया। इसके अलावा यह वर्ष कई नई प्रकार की गतिविधियों का भी साक्षी बना, जैसे कि इसमें गार्जियन रिंग कार्यक्रम काफी महत्वपूर्ण है। गार्जियन रिंग कार्यक्रम सीमाओं को पार करते हुए 79 देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के साथ साथ विदेशों में भारतीय मिशनों के बीच योग की एकीकृत शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए एक सहयोगी अभ्यास था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि जब बात की जाएगी गार्जियन रिंग कार्यक्रम की, तो यह संबंधित है योग की एकीकृत शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए विदेशों में भारतीय मिशनों के साथ साथ कुछ देशों और संयुक्त राष्ट्र संगठनों के बीच एक सहयोगात्मक अभ्यास। इस रूप में हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL के द्वारा किया जाता है। भारत में सभी परमाणु रिएक्टर IAEA के सुरक्षा उपायों के तहत रखे गए हैं। भारत के सभी परमाणु रिएक्टरों के द्वारा आयातित ईंधन का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने गलत हैं। केवल एक कथन, केवल दो कथन, सभी तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। परमाणु ऊर्जा संचालन के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि जब हम बात करते हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी NPCIL की, तो NPCIL महाराष्ट्र में स्थित एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम यानी सरकारी कंपनी है। यह पूरी तरीके से भारत सरकार के स्वामित्व में है और परमाणु ऊर्जा से बिजली उत्पादन के लिए जिम्मेदार है। अक्टूबर 2003 में भाविनी विद्युत निगम की स्थापना तक NPCIL एकमात्र निकाय था जो भारत के वाणिज्यिक परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के निर्माण और संचालन के लिए जिम्मेदार था। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि भारत में सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन NPCIL के द्वारा नहीं किया जाता, क्योंकि इसमें भाविनी विद्युत निगम एक अपवाद है। वहीं दूसरी ओर जब हम बात करते हैं IAEA की, तो इसे हम अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के रूप में जानते हैं, जो परमाणु सहयोग के क्षेत्र में काम करने वाली एक महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। भारत के द्वारा भी मुख्य रूप से अपने असैन्य प्रकार के परमाणु प्रतिष्ठानों को IAEA के निरीक्षण के अधीन रखा गया है। हालांकि सैन्य परमाणु प्रतिष्ठान इसकी निगरानी से बाहर हैं। इसी प्रकार से भारत अपने सभी रिएक्टर्स में आयातित ईंधन का उपयोग नहीं करता। भारत के 3 चरणीय जो परमाणु कार्यक्रम है, उसके तहत थोरियम से भी ऊर्जा उत्पादन का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए भारत स्वदेशी ईंधन पर ही निर्भर है।
इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि तीनों ही तो तीनों कथन हैं वह सही नहीं है, यानी हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी, सभी तीनों कथन गलत हैं। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, पश्चिम बंगाल में बिकना और दरियापुर निम्नलिखित में से किस धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं? कोफ्तगरी, डोकरा, पेम्फरटी की कामरूपी शिल्प। आज के द हिंदू में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। 100 से भी कम लोगों की आबादी वाला जंगलों में बसा लाल बाजार गांव हाल ही में एक लोकप्रिय धातु शिल्प डोकरा या जिसे ढोकरा के नाम से भी जाना जाता है उसका केंद्र बनने की ओर बढ़ रहा है। इसका श्रेय कोलकाता के एक कलाकार को जाता है जिसने 4 साल पहले इसे अपना दूसरा घर बनाया। डोकरा, जिसे हम ढोकरा के नाम से भी जाना जाते हैं, आप ये ध्यान रखेंगे कि यह एक अलौह धातु की ढलाई की एक कला है। इसमें लॉस्ट वैक्स कास्टिंग मेथड यानी लुप्त मोम की तकनीक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की धातु की ढलाई की तकनीक का उपयोग भारत में 4000 सालों से अधिक किया जा रहा है और आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आपको ध्यान रखना है कि ढोकरा के काम के लिए पश्चिम बंगाल में 2 स्थान प्रसिद्ध हैं। इसमें बांकुरा के क्षेत्र में बिकना और बर्धमान के क्षेत्र में दरियापुर महत्वपूर्ण है। हालांकि अब लाल बाजार गांव भी इसके लिए महत्वपूर्ण हो चला है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में बिकना और दरियापुर कौन से धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा बी, डोकरा, जिसे ढोकरा कला के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, आईडेक्स पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत के रक्षा निर्यात को बढ़ावा देने के प्राथमिक उद्देश्य के साथ सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर्स और शिक्षाविदों को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। यह रक्षा नवाचार संगठन द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है। आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से कितने सही हैं। केवल एक कथन, केवल 2 कथन, सभी तीनों कथन कि इनमें से कोई भी नहीं। आईडेक्स पहल के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि इसे अंग्रेजी में इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव यानी आईडेक्स इनिशिएटिव के नाम से जाना जाता है। हिंदी में इसे रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार पहल कहा जाता है। आईडेक्स पहल रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण की दिशा में योगदान करने वाली सरकार की एक पहल है जिसे 2018 में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य उद्योगों जिसमें एमएसएमई शामिल हैं, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थान और शिक्षाविद शामिल हैं, इन सब को शामिल करके रक्षा और एयरोस्पेस के क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकीय विकास को बढ़ावा देना है। आईडेक्स को रक्षा नवाचार संगठन के द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है और यह रक्षा नवाचार संगठन की एक कार्यकारी शाखा के रूप में कार्य करता है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं आईडेक्स पहल के संदर्भ में जो पहला कथन है वह सही नहीं है क्योंकि इसका संबंध रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण से है। हालांकि इसमें दूसरा और तीसरा कथन सही है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं हमारा सही विकल्प हो जाएगा बी, केवल 2 कथन सही हैं। आज के पत्र सूचना कार्यालय में इससे संबंधित खबर प्रकाशित हुई है। अब हम यूपीएससी के द्वारा 2016 में पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है? यह सरकार एवं व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और पारितंत्र अनुकूली प्रौद्योगिकियों को अपनाने हेतु विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने की संयुक्त राष्ट्र की एक पहल है। यह है वर्ष 2022 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को एक विनिर्दिष्ट स्तर तक कम करने हेतु संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों द्वारा अनुसमर्थित एक अंतर सरकारी समझौता है कि यह विश्व बैंक द्वारा पोषित बहुपक्षीय पहलों में से एक है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल के संदर्भ में आप ये ध्यान रखेंगे कि यह है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने,
उसकी मात्रा को निर्धारित करने और प्रबंधित करने के लिए सरकार और बिजनेस लीडर्स के लिए सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला अंतरराष्ट्रीय लेखा उपकरण यानी अकाउंटिंग टूल है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल विश्व संसाधन संस्थान यानी वर्ल्ड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट और सतत विकास के लिए विश्व व्यापार परिषद यानी वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बीच 1 दशक से अधिक की साझेदारी है, जो दुनिया भर के व्यवसायों, सरकारों और पर्यावरणीय समूहों के साथ जलवायु परिवर्तन से निपटने के संदर्भ में एक प्रभावी कार्यक्रम निर्माण के लिए कार्य कर रही है। इस रूप में आप ये देख सकते हैं कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल सबसे सही विकल्प इसमें कौन सा है, तो वो है ए। यानी ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल क्या है, तो यह है सरकार और व्यवसाय को नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, उसका परिमाण निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु एक अंतरराष्ट्रीय लेखाकरण साधन यानी अकाउंटिंग टूल है। अब हम बात कर लेते हैं आज के तथ्य पर, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्र के कायाकल्प के लिए लाभकारी दृष्टिकोण यानी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार स्कीम पर। हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामलों से संबंधित मंत्रालय ने यह आंकड़ा साझा किया है कि सरकार ने आगे आने वाले वर्षों में मिलेट्स के उत्पादन की योजना को बनाया है। इसके तहत 2022-23 के लिए कुल मिलाकर 205 लाख टन पोषक अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत राज्य सरकारें भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कृषि और संबद्ध क्षेत्र पुनर्जीवन के लिए लाभकारी दृष्टिकोण, जिसे अंग्रेजी में रेम्यूनरेटिव अप्रोचेस फॉर एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर रिजुविनेशन यानी रफ्तार के नाम से जाना जाता है, इसके तहत भी मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा दे सकती हैं। इस पृष्ठभूमि में यदि हम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार स्कीम को समझने का प्रयास करें, तो सबसे पहली बात तो आप इसमें ध्यान रखेंगे कि यह कृषि मंत्रालय की एक योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों के प्रयास को मजबूत करके, उनके जोखिम को कम करके और कृषि व्यवसाय उद्यमिता को बढ़ावा देकर खेती को एक लाभकारी आर्थिक गतिविधि बनाना है। इस योजना के अन्य उद्देश्य हैं कृषि अवसंरचना के विकास पर जोर देना, कृषि विकास को तेजी से ट्रैक करना ताकि विशेष रूप से कटाई के बाद के बुनियादी ढांचे, मूल्यवर्धन से संबंधित कृषि व्यवसाय मॉडल को बढ़ावा दिया जा सके। इस योजना का जो वित्तीय आवंटन है वह 15,700 करोड़ से ज्यादा है और यह है राज्यों और केंद्र के मध्य जो इसमें अनुदान का अनुपात अपनाया गया है वह 60-40 है। इसके तहत वार्षिक परिव्यय का 50% बुनियादी ढांचे और संपत्तियों की स्थापना के लिए प्रदान किया जाएगा। इसका 30% मूल्य संवर्धन से जुड़ी उत्पादन परियोजनाओं के लिए किया जाएगा और परिव्यय का 20% स्थानीय जरूरत के अनुसार किसी भी परियोजना का समर्थन करने के लिए एक प्रकार का फ्लेक्सी फंड होगा। इसके अलावा इस योजना के तहत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की विशेष उपयोजनाओं को लागू करने के लिए वार्षिक परिव्यय का लगभग 20% भी प्रदान किया जाना है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसके तहत अनेक उपयोजनाओं को भी शामिल किया गया है, जैसे कि पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना, ब्रिंगिंग ग्रीन रेवोल्यूशन टू ईस्टर्न इंडिया, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, समस्याग्रस्त मिट्टी का सुधार, खुरपका और मुंह पका रोग नियंत्रण कार्यक्रम और केसर मिशन आदि इसमें शामिल हैं। साथ ही ये योजना राज्यों को कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए अधिक आवंटन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित करेगी। यह आशा की जा रही है कि इस योजना की निरंतरता कृषि और संबद्ध क्षेत्र के विकास की गति को बनाए रखेगी। यह कृषि अवसंरचना के निर्माण के माध्यम से किसानों के प्रयासों को मजबूत करेगी, जो गुणवत्तापूर्ण आदानों यानी इनपुट्स, बाजार सुविधाओं आदि की आपूर्ति में मदद करेगी। इसके अलावा यह स्कीम कृषि उद्यमिता को और बढ़ावा देगी, व्यवसाय मॉडल का समर्थन करेगी, जिससे अंततः किसानों को ही लाभ होगा। बायजूस एग्जाम प्रेप IAS के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।